नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। आज जो है आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है नीति निर्देशक तत्व। आज हम बताएंगे आप लोग को नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और इसमें जो है दिए गए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 36 से लेकर जो है 51 तक। तो जितने भी अनुच्छेद हैं उसका हम विश्लेषण करेंगे। और दोस्तों आप सभी लोग को हम ये बता देते हैं कि चाहे आप लोग नोट्स को अच्छे से तैयार करिए और फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और इसके बाद आप चाहे लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हैं, परीक्षावाणी पढ़ते हैं, इत्यादि बुकों का अध्ययन करते हैं तो आपका जो है बहुत ही सरलता ढंग से जो है सारा जो है जितना भी तथ्य है, जितना भी कंटेंट है, जितना भी विश्लेषण है, आप सबको जो है उसमें मिल जाएगा। ठीक, तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं संविधान के भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक, 51 तक। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि नीति निर्देशक अर्थ होता क्या है। ठीक है, इसका अर्थ देखेंगे और फिर अंतर देखेंगे कि इसमें मौलिक अधिकार और इसमें अंतर क्या होता है। फिर इसके बाद जो है हम सूची देखेंगे, जो महत्वपूर्ण जो है सूचियां हैं, अनुच्छेद हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है इसका अर्थ क्या होता है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये जो है जो संविधान में इसको समाहित किया गया है, यह जो है कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, आयरलैंड से यह लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व ये राज्य के जो है कर्तव्य होते हैं, अर्थात राज्य के मार्गदर्शक होते हैं। ये राज्य को जो है कुछ करने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। इसलिए राज्य जो है, यहाँ राज्य का तात्पर्य जो है देश से है, राष्ट्र से है। और राज्य जो है नीतियां बनाते समय, कानून बनाते समय जो है इन नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको जो है ध्यान में रखते हुए जो है सरकारें अपना कानून का निर्माण करती हैं। ठीक, और नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना जो है करते हैं। लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये जो है क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय का तात्पर्य क्या है, अगर इससे संबंधित जो है अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, लेकिन 226 के तहत जो है वह उच्च जो है ना ही उच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक, तो हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोग को बता देते हैं। क्या है, नीति निर्देशक तत्व जो है ये किसके कर्तव्य हैं, ये राज्य के जो है कर्तव्य हैं। आप लोग फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। ये मार्गदर्शक हैं, क्या है, मार्गदर्शक हैं। और फिर जो है ये न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये क्या करते हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक प्लस आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर जो है ये बल देते हैं। ठीक, और ये लिया कहां से गया है, हमने अभी आप लोग को बताया कि यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है आपका सीधे सीधे पूछा गया है और न्यायालय में परिवर्तनीय है कि नहीं है, ये चीज सीधा आपका क्वेश्चन आया है। और ये चीज जो है आपका पूछा है सीधे सीधे। और नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी भी कहा जाता है। ठीक, डीपीएसपी भी इसे कहा जाता है। और इसके बाद जो है मित्रों मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो है इसका अंतर जो है किसके में, जो है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या होता है। अंतर, जैसे नीति निर्देशक तत्व क्या है, जो है ये राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं। देख लीजिए फ्लो चार्ट में क्या है, ये इनकी जो भाषा है, भाषा क्या है, सकारात्मक है। इनकी भाषा सकारात्मक है। और ये जो है सकारात्मक का तात्पर्य क्या है, ये राज्य को जो है कुछ करने के लिए कहते हैं। ठीक, और न्यायालय और फिर जो है जबकि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकारों की भाषा कैसी है,
मौलिक अधिकारों की भाषा जो है नकारात्मक है। नकारात्मक नकारात्मक है क्यों? क्योंकि ये राज्य को जो है, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राज्य को कुछ करने से मना करते हैं। ठीक, और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक, तो इसमें जो है आपका क्या हुआ कि इसकी भाषा क्या है कि सकारात्मक है, अर्थात राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं, जबकि मौलिक अधिकार क्या है, इसकी भाषा जो है नकारात्मक है, ये राज्य को कुछ करने से मना करते हैं। ठीक, और ये मौलिक अधिकार क्या है, न्यायालय में जो है ये परिवर्तनीय है, जबकि ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद जो है हम देखते हैं सूची। सबसे महत्वपूर्ण जो है आपकी इसमें सूची को देखेंगे, जो है 36 से लेकर 51 तक, जिसमें आप लोग जो है, और 36 से लेकर अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, ठीक, ये सूची है, अनुच्छेदों की सूची है। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 में जो है राज्य की परिभाषा बताई गई है। ठीक, और अनुच्छेद 37 में जो है, इसमें जो है बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, क्या बताया गया है? परिभाषा किसकी? राज्य की, राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 37 ये जो है, जो डीपीएसपी हैं, ये क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है, ये आप लोग का क्वेश्चन सीधे सीधे आया है। ठीक है, इसलिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसकी जो सूची स्टार्ट होती है वो अनुच्छेद 38 से स्टार्ट होती है। कहां से? 38 से। अब अनुच्छेद 38 आपका क्या कहता है? अनुच्छेद 38 जो है, ये इसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार जो है ऐसे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाएगा और जिसके अंतर्गत लोगों को जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सकेगा। क्या? राज्य जो है, राज्य ऐसे जो है सामाजिक प्लस आर्थिक व्यवस्था बनाएगा और इसी व्यवस्था के अंतर्गत जो है व्यक्तियों को जो है क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। ठीक, कौन सा न्याय मिलेगा? ये और ये सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलेगा। ठीक भैया, तो इसमें जो है आपका अनुच्छेद ये 38 हुआ। क्या हुआ? अनुच्छेद 38 हुआ। अब इसके बाद देखते हैं हम अनुच्छेद जो है 39 क्या है? अनुच्छेद जो है 39, अनुच्छेद 39 इसमें क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता। क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य जो है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत जो है नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। अर्थात समाज का जो गरीब व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति है, ठीक है, जो सक्षम नहीं है जो है पैसा खर्च करके और उसको किसी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा, किसी अमीर व्यक्ति के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या होगा? और जो है अनुच्छेद 39 जो है क्या है? राज्य सरकार के माध्यम से उसे कानूनी सहायता मतलब सरकारी वकील जो है मिल जाएगा। ठीक, और आप लोग समाज में जो है अनुच्छेद जो 36 से 51 तक इसमें है, आप लोग देखेंगे ये हमारे सब जो है जो अनुच्छेद हैं ये हमारे सब स्थानीय स्तर पर जो है सब दृष्टिगत हैं, सब दिखाई पड़ते हैं। संविधान क्या है? वही है कि जो लोग हम देख रहे हैं, चाहे भेदभाव हुआ, चाहे छुआछूत हुआ, कोई भी चीज हुआ, सब चीज जो है
दृष्टिगत है, बस थोड़ा सा जो है देखिए। जबकि अनुच्छेद 39 का क्या है, अनुच्छेद 39 का, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है, संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किसे, जो है अनुच्छेद 39 का। ये सब आपका जो है हर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। और फिर जो है, और जो है 39 अनुच्छेद खा, अनुच्छेद 39 खा, इसमें क्या कहा गया है, राज्य जो है भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण जो है कुछ हाथों में नहीं होने देगा। क्या चीज, भौतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, ठीक। तो यहां पर भौतिक संसाधनों का तात्पर्य क्या है, आप जैसे देख सकते हैं कि भौतिक संसाधन मतलब जल जंगल जमीन जो है, ये किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना होकर, या जो है 10 व्यक्तियों के हाथों में ना होकर, ये सभी व्यक्तियों के हाथों में जो है हो सकता है। इस पर सभी का अधिकार है, जो प्राकृतिक चीज है उस पर हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, ठीक। तो राज्य जो है यह व्यवस्था बनाएगा कि जो है इसका उपभोग कौन ज्यादा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये चीज जो है। फिर अनुच्छेद 39 खा गा, अनुच्छेद 39 गा, आपका अनुच्छेद 39 गा क्या कहता है कि भौतिक संसाधनों का जो संकेंद्रण है, इसका जो है भौतिक संसाधनों के वितरण की बात की गई है। किसकी, इसी चीज का जो यहाँ पर संकेंद्रण है, ये संकेंद्रण नहीं, यहाँ पर वितरण, वितरण। राज्य जो है भौतिक संसाधनों के वितरण के संदर्भ में जो है सभी को समानता के संदर्भ में स्थापित करेगा, ठीक। कि जो भौतिक संसाधन है इनको जो है समान रूप से इसका वितरण किया जाए, इसका सुनिश्चय करेगा, ठीक। भौतिक संसाधनों का वितरण जो है सभी के हाथों में होगा या सुनिश्चित करेगा, ठीक। और अनुच्छेद आपका फिर आ जाता है अनुच्छेद 40। और एक चीज जान लेते हैं इसमें कि जैसे अनुच्छेद आपका जो है, जो 39 खा और गा है, आप लोग इसको देख रहे हैं ना, तो इसी को ऐसे करके अनुच्छेद जो है 39 खा और फिर 39 गा, ठीक। ये जो दोनों अनुच्छेद हैं ये जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित हैं। किससे, जमींदारी प्रथा उन्मूलन, उन्मूलन। भारत सरकार द्वारा जो है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था, ठीक। फिर आपका आ जाता है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, इसमें जो है पंचायतों से संबंधित है, पंचायत, पंचायतों की स्थापना, ठीक। तो अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायतों की स्थापना है। अब आप जो इसको अगर इसके पूर्व में पढ़े होंगे तो इसमें जो पंचायत है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1973 ईस्वी में, सॉरी 1993 ईस्वी में जो है इसे क्या किया गया था, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक। तो ये चीज जो है आपका पंचायत हो गया। और ये जो पंचायत है ये आपकी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। किससे, गांधीवादी, गांधीवादी, ठीक। और फिर आपका अनुच्छेद 41 क्या कहता है, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 क्या कहता है, ये जो है अनुच्छेद 41 में कहा गया है जैसे बेकारी की स्थिति में जो है, बुढ़ापे की स्थिति में, बेरोजगारी की स्थिति में जो है लोक सहायता जो है राज्य आपको क्या करेगा, लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। जैसे क्या हो गया, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये क्या हो गया, एक
जो है आर्थिक मदद के रूप में सरकार के द्वारा जो है जनता को उपलब्ध कराया जाता है। क्या है इसमें? बेकारी, बीमारी, बुढ़ापे इत्यादि की स्थिति में जो है लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। कौन करवाएगा? राज्य जो है। यहाँ पर आप लोग राज्य जो है देखते चलिएगा, ठीक है। तो ये चीज, अब इसमें एग्जाम्पल जो है क्या है, जैसे आपका वृद्धा पेंशन हो गया, और फिर जो है बेरोजगारी भत्ता हो गया, बेरोजगारी भत्ता, और जो है जैसे बीमारी की स्थिति में आप लोग देखते होंगे आयुष्मान योजना के तहत जो है सरकार के द्वारा काफी ज्यादा जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे लोगों को जो है अधिक से अधिक लाभ भी मिल रहा है, ठीक। तो आपका जो है ये अनुच्छेद 41 हुआ। अनुच्छेद हम 42 को देखते हैं। अनुच्छेद 42 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 42 जो है ये जो है क्या करता है? ये अनुच्छेद 42 में जो है काम की मानूचित दशाएं हैं। कौन सी? काम की मानूचित दशाएं, मतलब राज्य सरकार जो होगी, राज्य सरकार जो है वो काम की मानूचित दशाएं उपलब्ध कराएगी। जैसे आप लोग देख लेते हैं, देखिएगा कि हर गांव में जो है कहीं ना कहीं जैसे मनरेगा कार्यक्रम, एग्जाम्पल इसका उदाहरण देख सकते हैं, मनरेगा, ठीक। ये जो है इसी के अंतर्गत जो है सरकार क्या करती है? मनरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार मुहैया कराती है, ठीक। इसके बाद आपका अनुच्छेद जो है 43, ये राज्य जो है, राज्य क्या करता है? कुटीर उद्योगों के विकास पर बल। इसमें जो कुटीर उद्योग हैं के विकास पर बल, ठीक। इसके लिए जो है राज्य क्या करता है? इसके लिए जो है मतलब ऋण की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है, ताकि जो कुटीर उद्योग हैं उनका जो है प्रोत्साहन मिल सके और वो अपना विकास कर सके, ठीक। और जो कुटीर उद्योग है इसमें जो है जो कर्मचारी होते हैं, कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, राज्य की यह भी जिम्मेदारी है कि जो कुटीर उद्योगों में काम करेंगे, ठीक है, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और अनुच्छेद 43 का क्या कहता है? अनुच्छेद 43 का जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, ठीक। मित्रों आप सभी लोग जो है इसको लिखते हुए चलिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन 2-4 जो है हमेशा आते रहते हैं, ठीक। अब फिर जो है अनुच्छेद हम देखते हैं 43 का तक हो गया, और 43 का के बाद जो देखते हैं हम अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 जो है इसमें अनुच्छेद 44 इसमें जो है सामान्य आचार संहिता की बात की गई है। सामान्य आचार संहिता। अब इसमें सामान्य आचार संहिता का क्या तात्पर्य है? जैसे इसमें ये कहा गया है कि जो है कोई भी धर्मावलंबी हो, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए जो आचरण होगा, जो कानून होगा या जो विधि होगा, जो नियम होगा,
वो सभी धर्मावलंबियों के लिए समान होगा। अर्थात किसी के लिए, जैसे हिंदू धर्म के लिए हिंदू पर्सनल लॉ जैसे कानून नहीं होंगे, मुस्लिम धर्म के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून नहीं होंगे। इसमें सभी धर्मावलंबियों के आचरण को समान जो है बात की गई है। ठीक, समान आचरण, समान आचरण किसमें, जैसे सभी धर्मावलंबी, सभी ठीक, सभी धर्मावलंबी, इसमें जो है कोई हिंदू पर्सनल लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे नहीं होगा। हिंदू ठीक, हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम, जैसे जो है कोई कानून नहीं होगा, मतलब सभी का जो है एक समान होगा। ठीक, तो ये चीज हुआ आपका जो है सामान्य आचार संहिता के बारे में। जबकि अनुच्छेद 45 हम देखते हैं कि अनुच्छेद 45 जो है इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और कानूनी जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है, कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा जो है ग्रहण कर सकते हैं। इसे संविधान में जो है 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 1993 में मोहिनी जैनवाद में जो है क्या किया गया था, जो है संविधान में 21 का जोड़कर जो है इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया। किसे, शिक्षा के अधिकार को। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 45 इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ठीक, और ये जो है शिक्षा का प्रावधान है और इसे जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके, संविधान संशोधन द्वारा, संविधान में 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, ये चीज जो है आपका अनुच्छेद जो है 45 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 46 हमारा क्या कहता है। अनुच्छेद जो है 46, अनुच्छेद 46 जो है ये एससी और एसटी के उत्थान से संबंधित है। उत्थान से संबंधित, इसका तात्पर्य क्या है, एससी और एसटी के उत्थान से संबंधित। इसमें जो है ये कहा गया है कि जो है राज्य जो है एससी एसटी के उत्थान के लिए, उनके लिए जो है क्या है, योजनाएं जो है ला सकती है, उनको विकास की जो मुख्यधारा से कटे हुए उनको उसमें जोड़ सकती है, और आधारभूत जो संरचनाएं हैं जिनके अभाव में वो लोग रह रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है सरकार उनके लिए प्रबंधन कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक, उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सकता है, उनको विकास की मुख्य धाराओं से जोड़कर सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 46 कहता है। अनुच्छेद 47 में क्या है, मानव जीवन स्तर को ऊंचा करना।
मतलब राज्य सरकार भी जो है इससे संबंधित कदम उठा सकती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिहार में जो है शराबबंदी, तो वहां पर जो है शराबबंदी क्यों लागू किया गया? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही राज्य सरकार ने यह कदम उठाया कि इससे मानव जीवन के स्वास्थ्य में, उनके मानसिक शारीरिक संरचना में जो है क्या होगा, उनके स्वास्थ्य पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर शराबबंदी लागू हो जाता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, उसमें जो है अधिक धनार्जन की आवश्यकता नहीं होगा, बीमारी से मुक्त रहेगा। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47, ठीक, मानव जीवन स्तर को ऊंचा करना। ऊंचा करना, जैसे उदाहरण इसमें शराबबंदी, शराबबंदी लागू करना, या जो भी नशीले पदार्थ हैं उस पर भी प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। ठीक, और अनुच्छेद 48 आपका क्या कहता है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 जो है आपका, इसमें ये कहा गया है कि जो है राज्य कृषि का वैज्ञानिक ढंग से जो है पुनर्गठन करेगा। क्या करेगा? कृषि का वैज्ञानिक ढंग से, कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करेगा। ठीक, अब पुनर्गठन करेगा, कैसे करेगा? जैसे इसमें सरकार द्वारा क्या किया जा सकता है? चकबंदी, चकबंदी, और जो दुधारू पशु हैं उस पर प्रतिबंध है। दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध है। कहने का तात्पर्य यह है कि गोहत्या निषेध, गोहत्या निषेध। ठीक, तो ये आपका अनुच्छेद 48, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। जितना भी अनुच्छेद आप लोग को बताए हैं, एक एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस सेट में अगर हल करते हुए चलेंगे तो सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट में या किसी बुक्स में जो है मिलता रहेगा। ठीक, और अनुच्छेद 48 का आपका क्या कहता है? अनुच्छेद 48 का, इसमें जो है, इसमें क्या है? प्राकृतिक, ठीक, प्राकृतिक संरक्षण। प्राकृतिक संरक्षण का तात्पर्य क्या है कि जो जैसे जल जंगल जमीन है, ठीक है, जो जल जंगल जमीन है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मानव हैं, क्या है, ये सब प्राकृतिक हैं। तो इनका संरक्षण कौन करेगा? तो जिसका जो है क्या है, जिसका पृथ्वी पर वर्चस्व होगा वही इसका संरक्षण करेगा। मानव क्या है? एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? हम और आप लोगों की है। ठीक, तो इसमें जो है जल जंगल जमीन हो गया, और जो है पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु हो गए, इसका उल्लेख जो है मौलिक कर्तव्य में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं इत्यादि जो भी सब हैं, तो ये इनके प्रति एक अपना दया भाव रखना। ठीक, इनको संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी और आप लोग की होती है। तो आपका जो है ये प्राकृतिक संरक्षण हो गया। ठीक, और फिर इसके बाद जो है 49 देखते हैं हम। 49, अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद अनुच्छेद 49, ये जो प्राकृतिक स्मारकों का संरक्षण, प्राकृतिक स्मारकों का संरक्षण। ठीक, अब इसका तात्पर्य क्या है? जैसे इसमें उदाहरण हम देख लेते हैं,
जैसे सांची स्तूप है, दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल आदि जो स्मारक हैं, इनकी रक्षा की जिम्मेदारी जो है ये जो है नागरिकों की होती है, सरकार की होती है। ठीक, तो इसमें जो है आपका अनुच्छेद 49 हो गया। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 में जो है ये कहा गया है कि जो है कार्यपालिका न्यायपालिका से जो है अलग होगी, अर्थात पृथक्करण की बात की गई है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक, पृथक्करण। तो और फिर जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात इसमें क्यों की गई है, ताकि जो है कार्यपालिका जो है न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप न कर पाए और न्यायपालिका जो है कार्यपालिका में कोई हस्तक्षेप न कर पाए, इसलिए संविधान में इसका एक अलग प्रावधान किया गया है। इसलिए ताकि जो है न्यायपालिका जो है पारदर्शी ढंग से, सत्यनिष्ठित होकर, नैतिक होकर, पारदर्शी ढंग से जो है, निष्पक्ष ढंग से जो है वो न्याय कर सके। और आपका जो है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51, इसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के विवाद को, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद का समाधान, विवाद का शांतिपूर्वक समाधान, शांतिपूर्वक समाधान, अर्थात समाधान करने की बात की गई। इसमें यही कहा गया है, अगर किसी भी देश के द्वारा जो है, देश के अंदर में जो है किसी दूसरे देश और अपने देश में कोई वाद विवाद होता है, तो उसका जो है क्या है, उसका जो समाधान किया जाएगा वो लड़ाई झगड़े से ना होकर उच्च स्तर के जो अधिकारी होंगे उनके द्वारा बैठक के माध्यम से जो है विवादों को सुलझाया जाएगा। तो आपका जो है अनुच्छेद 51 तक जो है कंप्लीट हो गया। ये इतने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं कि आपके प्रैक्टिस सेट में हर जगह जो है आए हुए हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपका जो है कल हम इसमें देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन कैसे होता है, और आपका एक एक अनुच्छेद जो है 51 तक रटा होना चाहिए, एकदम जो है रटा होना चाहिए। ठीक, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे हो तो जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और थोड़ा सा जो है एक कमेंट कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।